हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने सेकेंड ईयर अकाउंटेंसी की क्लास में हमारा चैप्टर चला है साझेदारी खाते। और इस साझेदारी खाते में हमने इसके बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल, सामान्य परिचय, नए साझेदार का प्रवेश से संबंधित कंसेप्ट डिस्कस किए हैं और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए हैं। पिछले कुछ वीडियो में नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए गए हैं। आपने वो वीडियो देखी होगी, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में भी आया होगा। आपके पास जो भी बुक है उस बुक से आप नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित क्वेश्चन कीजिए। आपको कोई समस्या आती है, कोई बात पूछनी है, आप पूछ सकते हैं, ग्रुप पे पूछ सकते हैं, स्कूल में आके पर्सनली पूछ सकते हैं। उसी सीरीज़ में हमारा नया कंसेप्ट है साझेदार का अवकाश ग्रहण तथा मृत्यु, यानी रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। अवकाश ग्रहण अलग है थोड़ा, और मृत्यु में थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग की जाती है। इसमें से हम पहले कंसेप्ट लेते हैं अवकाश ग्रहण, यानी रिटायरमेंट। क्या मतलब है इसका? जब कोई साझेदार जो संस्था में अभी साझेदार के रूप में कार्य कर रहा है, वो किन्हीं कारणों से साझेदारी संस्था से अपना संबंध समाप्त कर ले, उसे हम साझेदार का अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। अवकाश ग्रहण के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए वृद्धावस्था के कारण, किसी बीमारी के कारण, बीमार है साझेदार, मतभेद होने के कारण, यानी जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसका अन्य साझेदारों से मतभेद है, उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, इसलिए वो संस्था को छोड़ना चाह रहा है। अन्य कोई व्यवसाय मिलने के कारण, ये कुछ कारण हैं जो हो सकते हैं। इनके अलावा भी यदि कोई कारण ऐसा है जिसकी वजह से एक साझेदार अन्य साझेदारों से और साझेदारी संस्था से अपना संबंध समाप्त करके संस्था को छोड़कर जा रहा है, तो उसे हम साझेदार का अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। अब जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है, उसने यदि अवकाश ग्रहण करने की तिथि से पूर्व नोटिस दिया है, यदि मान लीजिए साझेदार ने नोटिस दिया है कि मैं इस तारीख से अवकाश ग्रहण कर लूँगा, मान लीजिए उसने कहा कि मैं आगामी 1 अप्रैल से या आगामी 1 जुलाई से या आगामी 1 जनवरी से संस्था से अवकाश ग्रहण करूँगा, तो वह साझेदार भविष्य में उस तिथि तक, जिस तिथि को वह अवकाश ग्रहण करेगा, उस तिथि तक किए गए कार्यों के लिए जो उसने किए हैं या उसके व्यापक संस्था ने किए हैं, जवाबदेही उस साझेदार की होगी जिसने अवकाश ग्रहण किया है। और यदि नोटिस नहीं दिया, ये नोटिस नहीं दिया गया संस्था को या आम जनता को ये नहीं पता है कि, संबंधित साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है,
तो फिर वो साझेदार संस्था के कार्यों के लिए अवकाश ग्रहण करने के बाद भी जिम्मेदार रहेगा थर्ड पार्टी के लिए, यानी आम जनता के लिए वो तब भी रेस्पॉन्सिबल होगा। अब बात करते हैं कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस चैप्टर में क्या करना है। जो व्यक्ति अवकाश ग्रहण कर रहा है उसके संबंध में हमें दो कैलकुलेशन करनी है। एक तो है साझेदार को दी जाने वाली राशि की गणना, कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसको कितनी धनराशि का संस्था को भुगतान करना है। कौन कौन सी ऐसी धनराशियाँ हैं जो उसको प्राप्त होनी चाहिए, क्या हो सकती हैं भाई। जो उसकी पूंजी है वो पूंजी, ख्याति में हिस्सा, लाभों में हिस्सा, यदि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है तो उन्हें मूल्यांकन के लाभ और हानि में हिस्सा, पुनर्मूल्यांकन यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट उसी प्रकार से बनाया जाएगा जैसे एडमिशन में बनाया था। पुनर्मूल्यांकन हुआ है, उसके लाभ हानि में हिस्सा। उसके अलावा संस्था के अवितरित लाभ हानि संचय में हिस्सा। ये कुछ राशियां हैं जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को संस्था द्वारा दी जानी है। यदि कोई बीमा पॉलिसी कराई गई है तो बीमा पत्र को भी कंसिडर किया जाएगा। कुछ ही क्वेश्चन होंगे, वैसे इससे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो ये अलग अलग राशियां टोटल करके जिनसे साझेदार को प्राप्त होने वाली राशि इंक्रीज़ होगी वो उसके क्रेडिट अकाउंट में लिखेंगे, जिनसे कम होंगी जैसे हानि है यदि कोई तो उन्हें डेबिट में लिखेंगे। तब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि उसको कितनी राशि दी जानी है। फिर ये जो धनराशि उसको दी जानी है, दी जाने वाली धनराशि की व्यवस्था, कि जो उसे धनराशि दी जानी है उसकी व्यवस्था कैसे हो। इसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। संस्था के पास यदि नकद इतनी राशि है तो उसको नकद दे दिया जाएगा। संस्था के पास नकद नहीं है तो बैंक से या किसी अन्य संस्था से उधार लेकर दिया जा सकता है। संस्था किसी बाह्य संस्था से उधार नहीं लेना चाहती तो जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है उसको दी जाने वाली राशि उसी के ऋण के नाम से लिख दी जाती है। उसको ये कह दिया जाता है कि हमें आपको ये धनराशि देनी है, ये आपका हमारे ऊपर ऋण है, हम धीरे धीरे ब्याज सहित आपके पैसे का भुगतान कर देंगे। या एक साझेदार जब अवकाश ग्रहण करके छोड़ के जा रहा है तो उसके बदले किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है, उससे प्राप्त धनराशि से इस साझेदार का भुगतान। ये अलग अलग व्यवस्थाएँ हैं जो क्वेश्चन में कहा गया है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। लगभग कैलकुलेशन उसी प्रकार से होती हैं जैसे एडमिशन में किया था। कुछ व्यवस्थाएं चेंज होंगी, उनके बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आप वीडियो देखें, आपकी समझ में आएगी। इससे संबंधित मैंने पिक भी भेज दिए हैं, आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी नोटबुक में उसकी सहायता से अपने नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।